हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 2 अक्टूबर 2020 है और आप सबको गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 1 और 2 अक्टूबर यानी दोनों दिन के करंट अफेयर के बारे में। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप से मिल जाएगी, एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन से, और ये भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट मिलता है, तो अभी करंट अफेयर देखने के बाद उस फ्री टेस्ट को लगाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, ये हमारी एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इसके अलावा हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। और आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपके लिए शानदार मौका है ये नोट्स 997 रुपये में प्राप्त करने का। अगर आज के बाद ये नोट्स आप लेंगे तो आपको ये जो नोट्स मिलेंगे ये मिलेंगे 1499 रुपये में। तो अगर आप ये बुक करते हैं तो 997 रुपये में आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके अलावा हिंदी मीडियम के नोट्स पे भी आज हम स्पेशल 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि अभी तक ये 1299 में मिल रहे थे, लेकिन आज केवल उपलब्ध ये होंगे 1199 में। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता की एक कीमत होती है जो हम सबको चुकानी पड़ती है, और ये सफलता की कीमत मेहनत के रूप में चुकानी पड़ती है। जो इस सफलता की कीमत को मेहनत के रूप में चुकाता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत किस राज्य में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और ये उत्तराखंड में किया है। दूसरा प्रश्न, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 सितंबर को। तीसरा प्रश्न है कि मुख्तार ओने ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चौथा प्रश्न है कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर आपत्ति दर्ज कराई है, और ये पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने जा रहा है। छठवां प्रश्न है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये शेखर कपूर हैं। और सातवां प्रश्न है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर पीडी वाघेला हैं। आठवां प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी द्वारा मॉसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, ये आईआईटी मद्रास ने किया है। और नवा प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है, और ये उषा मंगेशकर को देने की घोषणा की है। 10वां प्रश्न है कि कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी की जाएगी डरबन, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका का देश है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया ब्रह्मोस मिसाइल का, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो 30 सितंबर को भारत ने ब्रह्मोस नाम की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और ये मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक यात्रा करने में वार करने में सक्षम है। ये जो परीक्षण किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, और ये किया गया बालासोर। ये बालासोर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाली मिसाइल है, जबकि क्रूज मिसाइल का एक प्रकार है। एक्चुअल में 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को अगर यहाँ टारगेट करना है और यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही है, तो ये जो मिसाइल जाएगी पहले इस प्रकार से जाएगी आसमान में, और यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ आएगी और सीधा इसके ऊपर गिर के प्रहार करेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का तरीका होता है। जबकि अगर हम क्रूज मिसाइल को देखेंगे तो क्रूज मिसाइल सीधी जाएगी, राइट, और अगर बीच में कोई जैसे पर्वत टाइप का ऑब्स्टेकल आ गया तो वो ऊपर जाएगी इस प्रकार से और वापस अपने रास्ते को, तो इस प्रकार से सीधी जाकर ये अपने टारगेट को हिट करेगी। तो दोनों मिसाइल में ये अंतर होता है, क्रूज मिसाइल में और बैलिस्टिक मिसाइल में। अब ये जो मिसाइल है ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसमें स्वदेश से निर्मित बूस्टर लगाया गया है। तो पहले इसकी जो क्षमता थी 290 किलोमीटर की थी, अब इसकी क्षमता बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है, तो ये आपको याद रखना है।
ब्रह्मोस क्या है? तो ये एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे सबमरीन, शिप, फाइटर जेट या जमीन यानी कि कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और मिसाइल को डीआरडीओ और रूस की जो एनपीओएम संस्था उसने मिलकर किया है इसका निर्माण। ब्रह्मोस का नाम जो है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवो, ये दो नदी हैं, इनके नाम पर रखा गया है। बात करेंगे डीआरडीओ की। इसकी स्थापना, इसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और मोटो है वलश मूलम विज्ञानम। बात करें पिछले करंट अफेयर में पूछे गए डीआरडीओ से संबंधित करंट अफेयर की, तो डीआरडीओ ने एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये 24 सितंबर को मैंने आपको बताया था और हाल ही में अभी 1 अक्टूबर को ये परीक्षण फिर से किया गया है। दूसरा 23 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने अभ्यास नाम से एक तेज रफ्तार एक्सटेम्बल एरियल टारगेट यान का सफल परीक्षण किया है। और 15 सितंबर को बताया था कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में केलारसजोरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस जो मनाया जाता है 30 सितंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इस बार 2020 की जो थीम है, संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। और ये दिवस हर साल 30 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम, इनकी पुण्यतिथि इसी दिन है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉफी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और भारत जो है वो विश्व का 6वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। अब भारत में भी सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। अगर विश्व में आपसे पूछा है सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देशों के बारे में तो ब्राज़ील याद रखिएगा। ब्राज़ील के बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथोपिया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 1 अक्टूबर इसको वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो इसका विषय है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, ये इस बार का विषय रखा गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी महासभा के द्वारा 14 दिसंबर 1990 को यह फैसला किया गया है कि 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस प्रकार से 1991 से ये दिवस मनाया जा रहा है। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि किस देश के शासक शेख सबाह अल अहमद, इनका निधन हो गया है और ये कुवैत के शासक थे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 29 सितंबर को कुवैत के शीर्ष राजनयिक और शासक शेख सबाह अल अहमद, इनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। 91 वर्ष इनकी आयु थी और इनके जो नामित उत्तराधिकारी हैं ये इनके भाई हैं क्राउन प्रिंस, इनका नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। तो इन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है, यानी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। और ये प्रधानमंत्री बनने से पहले 1963 से लेकर 2003 तक करीब 40 वर्षों तक विदेश मंत्री के रूप में ये काम कर रहे थे। बात कुवैत की करते हैं। यहाँ की राजधानी कुवैत सिटी है। अमीर कौन है? तो शेख नवाब अल अहमद अल सबाह, ये अब नए वहाँ के अमीर बन गए हैं और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। चलिए मैप में मैं आपको कुवैत लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको कुवैत जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में। आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये कुवैत है। कुवैत की राजधानी देखेंगे तो यहाँ पर ये कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। आसपास देश देखेंगे तो इस तरफ इसकी सीमा इराक के साथ में और इस तरफ इसकी सीमा सऊदी अरब के साथ में लगती है। और नीचे देखेंगे तो ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के साथ लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि अलेक्जेंडर डी क्रू ये किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं बेल्जियम के, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बेल्जियम ने
निवर्तमान वित्त मंत्री यानी अभी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं और उप प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थी इनका नाम था सोफी विल्मस, और ये 2019 में कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद कोरोना महामारी से निपटने के लिए मार्च 2020 में जो स्थायी सरकार गठित की गई थी उसकी ये प्रमुख बनी थी। बात करेंगे बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और प्रधानमंत्री अब कौन बन गई हैं, तो अब बन गए हैं, क्या नाम है इनका, तो अलेक्जेंडर डी क्रू। मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको अब बेल्जियम लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको बेल्जियम जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको यूरोप में। यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है और यूरोप से अगर आपको बेल्जियम जाना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो देश है ये बेल्जियम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पर्पल कलर का ये देश बेल्जियम है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स आप देख पा रहे होंगे। आसपास कौन कौन से देश है, तो इस तरफ देखेंगे तो ऊपर नीदरलैंड्स लगा हुआ है, इस तरफ देखेंगे तो जर्मनी, इस तरफ देखेंगे तो ये लग्जमबर्ग है और इस तरफ फ्रांस की सीमा इसके साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले पिछले करंट अफेयर में और जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं उनके बारे में बता दूं। 19 सितंबर को नहीं बल्कि मैंने आपको 30 सितंबर का जो करंट अफेयर था उसमें बताया था कि मोख्तर ओने जो है वो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा 19 सितंबर को बताया था कि सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही ने मोहम्मद हुसैन रोबल को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। और 16 सितंबर को बताया था कि जापान में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि 22 अगस्त को बताया था कि फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए ये लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि कौन सा देश नवंबर 2020 में दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा, और ये रोबोट चाइना के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो चाइना नवंबर 2020 में दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये उत्खनन रोबोट वहां पर उत्खनन नहीं करेगा, वहां पर माइनिंग नहीं करेगा, केवल वहां पर माइनिंग की जा सकती है नहीं इस प्रकार के केवल प्रयोग करेगा। बीजिंग की एक जो निजी कंपनी है ओरिजिन स्पेस ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटल ऑपरेशन, छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर जाना, यानी कि जो बड़े बड़े ग्रहों पर तो गए हैं, छोटे छोटे जो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उन पर जाना और स्पेसक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल को वेरीफाई करना। बात चाइना की करें, यहाँ की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और मुद्रा है कि रेनमिनबी या युआन है। मैप में चाइना ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाइना के मैप से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बात करेंगे अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर 8वां है कि कौन सा अरब देश 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, और चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने की तैयारी कर ली है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 2024 में चांद पर मानव रहित यानी बिना मानव का एक अंतरिक्ष यान उतारने की और चंद्रमा का पता लगाने के लिए एक नई परियोजना, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है। और यूएई के संस्थापकों में से एक के नाम पर जो चंद्रमा पर रोवर पहुंचाया जाएगा उस रोवर का नाम राशिद रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ हमने जब चंद्रयान 2 किया था तो हमारे रोवर का नाम विक्रम था, उसी प्रकार से यहाँ के रोवर का नाम राशिद रखा गया है। राइट, सॉरी, रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था। यदि यूएई का 2024 का चांद अभियान सफल हो जाता है तो वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश होगा जिसके अंतरिक्ष यान चांद पर उतर चुके हैं। भारत ने भी कोशिश की थी लेकिन वो असफल हो गया था, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो अबू धाबी राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा है कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। मैप में ले जाने से पहले मैं पिछले करंट अफेयर में यूएई के बारे में जो पढ़ाया था वो बता देता हूँ। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 13वां संस्करण 19 सितंबर से ये यूएई में ही शुरू हुआ है और यूएई ने इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उसके बाद बहरीन ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए मैप में मैं आपको अब यूएई लिए चलता हूँ।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको यूएई जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पश्चिम में आप जाएंगे तो ये जो येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ये वही देश है जहां पर अभी आईपीएल चल रहे हैं। ये इसकी राजधानी अबू धाबी है और ये दुबई है जहां पर इसकी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्थित है। आसपास देश देखेंगे तो इस तरफ सऊदी अरेबिया है, इस तरफ देखेंगे तो ओमान है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और इस तरफ पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने नवा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपना कामकाज बंद किया है। और भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इसने भारत में अपने कामकाज को रोक दिया और संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्यवाही की थी और उस कार्यवाही के तहत इस संस्थान के सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और उसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ्स को निकालना पड़ा था। जबकि सरकार का कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA इसके तहत कभी भी इस संस्थान ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उसके कारण वो विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहा था और उसके लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त अगर किसी को करना है भारत में तो उसके लिए FCRA में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और इसी के तहत भारत ने एक कार्रवाई की थी, यानी इसके अकाउंट्स को फ्रीज किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में एक चीज़ जरूर पूछी जाती है हमारे एग्जाम्स में कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय लंदन में है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान की शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 30 सितंबर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकी के उपयोग के अभियान की शुरुआत की है। जो वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद अनुसंधान परिषद है यानी कि CSIR, इसके अलावा उन्नत भारत अभियान, इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान भारती, इनकी ओर से ये संयुक्त पहल यानी इन सारे संस्थानों की तरफ से मिलकर इस पहल को शुरू किया गया है। और CSIR का जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास संगठन है यानी CSIR के अलग अलग संस्थान हैं। इस संस्थान में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विकास संस्थान है। इसका स्थापना को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी के अवसर पर नई दिल्ली में इस अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। बात 11वें प्रश्न की करेंगे कि किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बना है, और ये पहला दूतावास बना है मेडागास्कर में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर और मेडागास्कर में है भारतीय दूतावास। भारतीय दूतावास जो है वो सौर ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाकर अपनी तरह का पहला दूतावास बन गया है। और मेडागास्कर के जो पर्यावरण और समावेशी विकास मंत्री हैं रहा रिनीरिना बाओमियावोत्से वहीनाला, और इस देश में जो भारत के राजदूत हैं अभय कुमार, वो संयुक्त रूप से 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती होगी उसके अवसर पर सौर ऊर्जा वाले स्वच्छ एवं हरित भारतीय दूतावास का उद्घाटन करेंगे। बात मेडागास्कर की करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, अंतानानारिवो, और राष्ट्रपति यहाँ के एंड्री राजोलिना। मुद्रा क्या है यहाँ की, तो मालागासी एरियर यहाँ की मुद्रा है। चलिए मैप में मैं आपको मेडागास्कर लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको मेडागास्कर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको हिंद महासागर में दक्षिण की तरफ। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये आपको दिखाई दे रहा है मेडागास्कर, राइट। तो ये एंटानानारिवो जो है यहाँ की राजधानी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो देश हैं ये कोमोरोस हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे द्वीपीय देश हैं और इन द्वीप हैं एक्चुअल में काफ़ी सारे, और इन द्वीपीय देशों का नाम क्या है, तो ये सेशल्स इसका नाम है। जबकि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मॉरिशस है। ये रियूनियन जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रांस का एक टेरिटरी है। जबकि इस तरफ आप देखेंगे तो मोजाम्बिक है, और मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में ये जो वाटर बॉडी है इसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पिछले करंट अफेयर में मैं आपको बताऊं मेडागास्कर से संबंधित, तो ये 28 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि मेडागास्कर में भारतीय दूतावास में जो वहाँ के राजदूत हैं अभय कुमार, इनने एक पहल
की थी और इस पहल के तहत राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जो 150वीं जयंती मनाई गई थी 2019 से लेकर अभी तक, तो उसके समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई थी। बात करेंगे 12वें प्रश्न की कि नारीवादी गान आई एम वुमन इसके लिए प्रख्यात किस देश की गायिका हेलेन रेड्डी का निधन हो गया है और ये कहाँ की थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की थी। यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अपने नारीवादी गान आई एम वुमन इसके लिए प्रख्यात ऑस्ट्रेलियाई गायिका हेलेन रेड्डी इनका निधन हो गया और 78 वर्ष इनकी एज हो गई थी। 1960 और 1970 के दशक में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा चरम पर थी और इनके कई सारे पॉप और रॉक सॉन्ग्स जो हैं वो हिट हुए थे। इसके अलावा इनको जो सर्वश्रेष्ठ महिला गायक के रूप में 1973 इसके ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये आपको याद रखना है। पिछले करंट अफेयर में और कुछ अवार्ड्स की बात करूं तो और कुछ निधन की बात करूं तो 14 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलोना टायरल की भूमिका के लिए जो लोकप्रिय अभिनेत्री थी, ब्रिटिश अभिनेत्री, इनका नाम था डेम डायना रिग, इनका निधन हो गया है। और एक और इंटरनेशनल व्यक्ति का निधन हुआ है, इनका नाम था ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बॉसमैन। 30 अगस्त को मैंने आपको ये बताया था। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है और ये सम्मान दिया गया है सोनू सूद को। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सोनू सूद, उनको वर्चुअल समारोह में 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की ओर से एक सम्मान प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है और इनको ये सम्मान दिया गया है इनकी निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे जो छात्र हैं उनको उनके घरों पर वापस लाने के लिए। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की बात करें तो इसकी स्थापना 22 नवंबर को 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बात पिछले करंट अफेयर में और कुछ अवार्ड्स की करें तो 30 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की सरकार ने उषा मंगेशकर को ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। 23 सितंबर को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 21 सितंबर को बताया था कि मार्गरेट एडवुड को 2020 का डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और 8 सितंबर को बताया था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध प्रकृतिवादी ब्रिटेन के सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। इसके अलावा 19 सितंबर को बताया था कि डच लेखक मेरिके लुकास रीजनेवेल्ट इन्होंने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। बात 14वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य के टूरिज्म ने PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है, पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020, और ये जीता है केरल राज्य के टूरिज्म के एक ऐड ने। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 24 सितंबर को केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन इसको मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि PATA अवार्ड दिया गया है और इसके तहत ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। बीजिंग में वर्चुअली इस बैठक का आयोजन हुआ था और इसी के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ह्यूमन बाय नेचर ये पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए केरल का जो पर्यटन विभाग है उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो 2018 की बाढ़ और निपा एक वायरस का प्रकोप वहाँ हुआ था उसके प्रकोप से प्रभावित थी, उसके कारण जो था इसको वहाँ के पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है। बात पिछले करंट अफेयर में पूछे गए केरल से संबंधित अन्य करंट अफेयर की बात करें तो 27 सितंबर को बताया था कि केरल ने NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF ये पुरस्कार जीता है और 9 सितंबर को बताया था कि 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से देश में सबसे साक्षर राज्य बन गया है। अब बात केरल की कर लेते हैं। तो मैप में यहाँ पर देख लीजिए, ये केरल स्थित है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री P विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है और माथी केतन 16 नेशनल पार्क है। वहीं बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर बना है और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर बना है।
बात पर प्रश्न 15वें प्रश्न की होगी कि बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और ये नियुक्त किए गए हैं सौरभ गांगुली, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोलकाता का एक रियल एस्टेट डेवलपर है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसने बीसीसीआई के अध्यक्ष जो वर्तमान में है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरभ गांगुली, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभिदेवता सेकंड इसके अभियान का नेतृत्व करेंगे। बात पिछले करंट अफेयर में और जो बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर्स की करें तो 27 सितंबर को बताया था कि आमिर खान को सीएट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा एसर ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने सुरेश रैना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बजाज आलियांज ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात 16वें प्रश्न की होगी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका अनावरण खेल मंत्री हैं भारतीय किरेन रिजिजू, इनके द्वारा किया गया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 30 सितंबर को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के नए लोगों का अनावरण किया है। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लोगो 1982 के बाद पहली बार बनाया गया है, बदला गया है, यानी 1982 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद पहली बार ये लोगो चेंज हुआ है। तो 1982 से भारतीय खेलों में सक्रिय भूमिका साई निभा रहा है, और उद्देश्य इसका यह है कि देश के हर कोने से चैंपियन निकल कर आए और आने वाले दिनों में भारत खेल की एक महाशक्ति के रूप में सामने आए। ये आज का हमारा करंट अफेयर था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में किसानों को 10,000 रुपये सम्मान निधि प्रदान की जाएगी, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वहां पर शुरुआत की गई है, और ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। इसके तहत 6,000 रुपये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाते हैं, उसमें प्रदेश सरकार 4,000 रुपये और जोड़ेगी, और इसके साथ कुल 10,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाएगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जिन्होंने उत्तर दिया उनको बहुत बधाई। अब आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कि दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो इनमें से कौन शामिल किए गए हैं। टाइम पत्रिका की ये सूची है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।